खबर की कोरर से, जहां पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज संवेदनशील क्षेत्रों में भी मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पोलिंग बूथ पर ग्रामीण मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। निर्वाचन कार्यालय ने कुछ स्कूली बच्चे भी नियुक्त किए हैं। तो कोरर से बड़ी खबर आपको बता दें, पोलिंग बूथ पर ग्रामीण मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है और खास बात यह है कि कुछ स्कूली बच्चे भी नियुक्त किए गए हैं जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए सामने आई है। सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। INS 24/7 आपको सुबह 6 बजे से लगातार पल पल की अपडेट दे रहा है और मतदान को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है। कोरर से तस्वीरें सामने आए, उत्साहवर्धन तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि जब इस तरह से लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो खूबसूरती बढ़ जाती है लोकतंत्र की। तो ये तस्वीरें सामने आई कोरर से, जहां पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव आज है। संवेदनशील कई क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील भी कई क्षेत्र हैं, जहां पर तमाम सुरक्षा की इंतजाम किए गए हैं। तो कोरर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर निर्वाचन कार्यालय ने कुछ स्कूली बच्चे भी नियुक्त किए हैं जो इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां आपको जो है वो सुविधाएं मिलेंगी और किस तरह से आपको वोट करना है। चुनाव को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये संवेदनशील क्षेत्र भेजा है, भेजा ग्राम है, जहाँ पर हम यहाँ पर मतदान जहाँ हो रहा है स्कूल में हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से इस संवेदनशील क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर कितना लोग जागरूक हैं और सुबह से ही कतार लगी हुई है। 6 बजे से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे अपना मतदान करने के लिए। लंबी कतारें महिलाओं की भी, पुरुषों की भी यहाँ पर लगी हुई हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर है और कुछ बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं जो यहाँ पर निर्वाचन कार्यालय के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जो यहाँ पर जो त्रुटियां हैं, जो नाम में नाम जिनका मतदान के लिए नाम के लिए जो त्रुटियां होती हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनको मतदान देने में जिस तरीके से परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए ये बच्चे लगातार सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये यहाँ पर जो मतदान का जो प्रक्रिया है उसको आसान करने में लगे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लोचन कुमार। लोचन कुमार, क्या कर रहे हैं आप यहाँ सुबह से? यहाँ पे मेरा जो बुजुर्ग लोग हैं जो चल नहीं सकते, जिसकी समस्या है उसका सहायता करने के लिए हम लोग को लगाए गए हैं। कितने बजे से लोग यहाँ मतदान करने के लिए पहुँचे? यहाँ पे 5 बजे से पहुँच गए हैं और हम लोग भी 5 बजे से आज यहाँ पे अपने कार्य को निभाएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुमारी है। हाँ, क्या किस तरीके का यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं? सहायक करने। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये लगातार यहाँ पर मतदान करने जो आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको समझ नहीं आता है कि कहाँ पर मतदान किस तरीके से नाम होता है, कहाँ पर इनको अपने आई कार्ड लेकर यहाँ पर जाने हैं, लाइन में लगना है। तो इन सब सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए ये बच्चे यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि कई जो पढ़े लिखे नहीं होते उनकी वजह से कई मतदान जो उनको मतदान करना होता है वो मतदान कई तरीके से गलत हो जाता है या गलत तरीके से वो वहाँ पर जाकर बटन दबा देते हैं। तो इन उसके लिए ये जो व्यवस्था की गई है ये बिल्कुल एकदम सही व्यवस्था है। तो INS से इसरार अहमद की रिपोर्ट। तो मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। स्कूली बच्चों को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया है और वो जागरूक जो है वो लोगों को करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। यानी 256 पोलिंग बूथ में करीब 1,95,822 मतदाता हैं। यानी अति संवेदनशील इलाकों की अगर हम बात करें तो 17 मतदान केंद्र हैं जहां पर एक एक वोट डलवाना भी काफी चुनौतियां हैं। नक्सल इलाका होने की वजह से लगभग 6000 से ज्यादा जवानों की यहां पर तैनाती है। मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी, उन्होंने सुबह 7 बजे अपना मतदान जो है वो कर दिया। उसके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी मतदान किया है। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी हैं अकबर राम कोर्राम, उड़कुड़ा पोलिंग बूथ पहुंचे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। वहीं कांग्रेस से सावित्री मंडावी, भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज से अकबर राम कोर्राम, ये तीनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता आज वोट दे रही है और इनके भाग्य को आज EVM में कैद भी कर रही। यानी पूरे विधानसभा में 95,266 पुरुष मतदाता हैं, जबकि
1,0555 महिला मतदाता, यानी देखा जाए तो महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो पुरुष मतदाताओं की संख्या से ज्यादा है। सिर्फ एक ही थर्ड जेंडर जो है मतदाता है वो उसमें शामिल है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव, जिसको हमने देखा कि काफ़ी सियासत हुई, एक लंबा वक्त हुआ और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो थे वो लगते रहे, चाहे पूर्व CM की तरफ से हो चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से हो, और एक बार भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन भानु प्रतापपुर उपचुनाव को जिस तरह से देखा गया सेमीफाइनल की तरह 2023 के लिहाज से, कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए श्वेता जी, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है अपने आप में, और खासकर अगर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो तो उसका महत्व कुछ अलग होता है। जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा है भानु प्रतापपुर में, और जो विधानसभा के उपाध्यक्ष और वहां के जो लोकप्रिय विधायक मनोज मंडावी जी के निधन के बाद जो सीट रिक्त हुई, वो अगले विधानसभा के 1 साल पहले ये मतदान का होना निश्चित रूप से एक महज औपचारिक रस्म अदायगी लगती है, पर कहीं ना कहीं जो सियासी जो इसके समीकरण है या जो इसके मायने हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, और 2023 के लिए ये चुनाव एक सेमीफाइनल या दोनों राजनीतिक दलों के लिए कहीं ना कहीं मोमेंटम बनाने वाला विधानसभा का चुनाव होगा। अंकगणित के हिसाब से अगर देखें तो इससे विधानसभा की सियासत या राज्य की सत्ता को लेकर के इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। पर चूंकि इस विधानसभा के कार्यकाल का ये जहां तक मतलब अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये अंतिम चुनाव होगा, इसलिए इसको लेकर के सियासी उठापटक और जो प्रेक्षकों की और जो आम लोगों की जो दिलचस्पी बनी हुई है, तो बिल्कुल दिलचस्पी बढ़ी हुई है। और मनीष जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो कई बार होता है कि जनता जो है वो भावुक होती है, कई बार थोड़े आंसू जो है वो दिख जाएं तो जनता पिघल जाती, सहानुभूति वो जो है वो खास तौर से इस बार दिख रही थी। क्या लगता है, सहानुभूति वोटर्स जो है वो इफेक्ट डालती हुई नजर आएगी, या फिर हम जिस तरह से देख रहे थे कि ब्रह्मानंद नेताम पर कई आरोप भी लगे, उसके बाद भी ये जो स्थितियां बनती हुई नजर आई हैं, तो क्या लग रहा है हमें? देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प है। कई मामलों में इसके मायने अलग अलग हैं, यहाँ के जो समीकरण हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, पहली बार जो सर्व आदिवासी समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा से इतर खड़े होकर के उसने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। बस्तर के बारे में हम जैसे जानते हैं कि बस्तर का जो भानु प्रतापपुर का जो इलाका है, ये बेहद संवेदनशील इलाका है, ये राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, क्योंकि जो उत्तर बस्तर में जो आदिवासी समाज की जो अपनी उपस्थिति है वो काफी पूरे बस्तर को प्रभावित करने वाली है। यहाँ पर निकला हुआ एक भी मैसेज पूरे बस्तर की सियासी समीकरण को प्रभावित करता है। जिस प्रकार के हालात इस बार यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज ने पैदा किए हैं, मुझे लगता है कि इसका भी प्रभाव मतदान में दिखाई देगा और परिणाम में भी दिखाई देगा। रही बात की जो भावनात्मक मुद्दे की, निश्चित रूप से हमारे देश में जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी के निधन के बाद या कोई दुर्घटना के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, उपचुनाव की नौबत बनती है, तो उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं दिवंगत जो विधायक हैं या दिवंगत जो उम्मीदवार के जो परिजन हैं, वो उनको सीधा सीधा लाभ मिलता है। पर जिस ढंग से सर्व आदिवासी समाज और जिस ढंग से ब्रह्मानंद नेताम पर जो आरोप लगे हैं, उसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ दिलचस्प समीकरण बने हैं। और ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी पर ताबड़तोड़ हमले किए, सियासी हमले किए, और उनको उनके पुराने मामले को लेकर के जिस प्रकार की सियासत गरमाई भाजपा और कांग्रेस में, लगातार आरोप प्रत्यारोप, बयानों के तीर चले,
तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है ये कितना प्रभावित करेगा, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा मुझे बिल्कुल, लगता है। कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन मनीष जी, अब ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगे दुष्कर्म के। इसके पहले हमने देखा था कि आरक्षण की जो आग थी वो किस तरह से जलती रही, लगातार विरोध बीजेपी करती रही। उसके बाद विशेष सत्र, यहाँ तक कि कांग्रेस को बुलाना पड़ा, 2 दिनी विशेष सत्र बुलाया गया। और उसके बाद अगर हम ब्रह्मानंद नेताम को ही समझे तो 2008 तक तो वो विधायक रहे, उस समय उनका वर्चस्व दिखा। लेकिन 2013 और 18 में हालांकि ब्रह्मानंद नेताम गायब से ही दिखे। तो क्या ये जो अचानक से उनको प्रकट कर दिया गया, इसका कुछ असर जो है वो अब दिखता हुआ नजर आएगा? देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की स्थिति है, खासकर भाजपा की स्थिति है, 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा जिस प्रकार से अभी सामने आई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो काफी असंतोष है। और भारतीय जनता पार्टी जो किसी दौर में ऐसा माना जाता था कि सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सकती है, पर इस दौर में 2018 का जब चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी तरीके से पराजय हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी संभल नहीं पाई है। चाहे दंतेवाड़ा उपचुनाव देख लें, या चाहे आपका ये नांदगांव के पास जो खैरागढ़ का उपचुनाव देख लें, भारतीय जनता पार्टी कोई सशक्त अपनी छवि जो है इन चुनावों में नहीं छोड़ पाई। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अंदरूनी कलह से जूझती रही है, इस चुनाव में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी अपना जो प्रभा मंडल है या अपनी छवि को तोड़ नहीं पाई। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी काफी बुरी तरीके से गुटबाजी के आरोप लगे और कई नेता अलग थलग भी दिखाई दिए। रही बात ब्रह्मानंद नेताम की, ब्रह्मानंद नेताम 2008 में विधायक रहे हैं और उस दौर में 2013 में उनकी टिकट काट दी गई, जिसके बाद वो जो है बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दिए। आसपास जो है मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम रहे हैं उनमें ही उनकी रस्म अदायगी मौजूदगी दिखाई देती रही है। बाकी कोई बहुत अच्छी छवि जो है ना एक विपक्ष के दौरान जो है ना उनकी नहीं दिखाई दी। तो इसका भी कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी चयन में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मानक जो समीकरण बनाए और जिस ढंग से एक टेस्टेड कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया, मुझे लगता है उस पर आम सहमति नहीं बन पाई। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। बिल्कुल, जी 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 कीजिए आप अपनी बात पूरी। और दूसरी बात यह है, जैसे हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्तासीन है। कांग्रेस का जो इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के मुकाबले ज्यादा सशक्त है। सत्ता का भी प्रभाव है। कांग्रेस के जो सत्ता नेता का हैं प्रभाव वो है। काफी मनीष जी ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा कि सत्ता का प्रभाव है, लेकिन अगर हम अंतागढ़, कांकेर, भानु प्रतापपुर को ही देखें तो वहां पर शिशुपाल सोरी जो थे पहले रिटायर्ड अधिकारी रहे, उसके बाद अनूप नाग टीआई थे और अब सावित्री मंडावी जो शिक्षिका रही हैं। तो एक कार्यकर्ताओं में जो शिद्दत से लगा हुआ है वर्षों से, क्या लगता है कि इस तरह से वैतरणी पार कराना चाहती है कांग्रेस, यानी एक तरह से जो परिवारवाद का आरोप जो पहले से लगता रहा है, क्या एक बार फिर से होगा, या फिर जो कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने का या फिर नारेबाजी लेके, बैनर पोस्टर लेके जो काम करते हैं, उनमें क्या मैसेज जाएगा? कुछ ऐसा कांग्रेस इस पर सोचेगी, विचार करेगी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से दलों में इस नए नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे कार्यकर्ता आ रहे हैं और जिस ढंग से अपने अधिकार को लेकर के कार्यकर्ताओं में जो जागरूकता आई है, ये निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक यक्ष प्रश्न है। क्योंकि बस्तर का अगर आप पूरा एंटायर सिनारियो देखें तो बस्तर के पूरे परिदृश्य में जो नेताओं की जो लोग नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हैं, उनका अपना एक अच्छा योगदान रहा है और वो लोग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। और पहले चूंकि कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, पहले पढ़े लिखे उम्मीदवार नहीं मिलते थे, पहले उनमें जागरूकता का अभाव था, जिसके चलते एक परिपाटी चली आई है। चाहे आप बलिराम कश्यप को ले लें या आप शिशुपाल सूरी को ले लें
या आप मतलब उनको जो अपना लखेश्वर अनूपनाथ बघेल जी, को ले जी। लें, अनूपनाथ जी को ले लें, ये सारे लोग कहीं ना कहीं राजनीति छोड़ मतलब नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हैं और सफल भी रहे हैं। आज जो है उन्होंने अपना सामंजस्य एक ऐसा बना लिया है दल में कि आज उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ी है। पर कहीं ना कहीं अब जो परिस्थितियां बदली हैं, ऐसी परिस्थितियों में मतलब किसी व्यक्ति को अगर कोई नौकरी छुड़वा करके अगर चुनाव लड़वाने की बात आती है तो मतलब अंदरूनी तौर पर या बाहरी तौर पर कार्यकर्ताओं की बगावत भी देखने को आई है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि जो कार्यकर्ता कई साल आपके लिए देता है, आपके लिए दरी बिछाने से लेकर के झाड़ू लगाने तक का काम अगर करता है, और जब अवसर आए तो आप उसको छोड़ करके किसी बाहरी प्रत्याशी को या नौकरी किए हुए बंदे को आप ला करके अगर चुनाव लड़वा देते हैं तो उस कार्यकर्ता की मन स्थिति काफी प्रभावित होती है और दल में भी कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव जाता है। बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं संभावनाएं कई बार बगावती सुर की भी पड़ जाती हैं। तो सहानुभूति की लहर चलेगी या फिर सीनियरिटी का जादू चलेगा, क्योंकि भानु प्रतापपुर भावी विधायक वहां पर जो भी होगा अग्निपथ पर सवार होकर अपनी मंजिल जरूर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मनीष जी। तो भानु प्रतापपुर का संग्राम हम देख रहे थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।